तो वही कनेक्ट हो जाएं सब लोग। जो हमारी बातें होगी, देखो, थर्मोडायनेमिक, राइट ना, फर्स्ट लेक्चर है आप। आज कुछ बातें होगी जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक बातें होगी, राइट ना, जहाँ से नेट के एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट हाँ उनका यूज होगा कहीं ना कहीं, राइट ना। तो जो जो टॉपिक डील करने हैं हम खुद ब खुद उस टॉपिक पे आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। ओके। तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक। इसके लिए कौन सी बुक से, बुक जो है स्थितिगत थर्मोडायनेमिक जब पढ़ा रहा था, या जेमांस्की की बुक हो, या एक और बुक आती है इंडियन राइटर की, एमसी गुप्ता की बुक हो, कोई एक बुक ले लेना, लेकिन इसके बुक लेने की नीड नहीं पड़ेगी आपको, राइट। अभी के लिए तो क्लास नोट्स प्लस के जितने असाइनमेंट थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट है, उसको ईमानदारी के साथ सॉल्व करोगे, हो जाएगा, उसके बियॉन्ड जाएगा ही नहीं। बट उतना तो आपको करना पड़ेगा, राइट ना, क्योंकि आई नो दिस थिंग कि आपको बुक पढ़ने की अभी मतलब उतना टाइम भी नहीं है यार। अभी कितना टाइम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और बुक पढ़ोगे तो एक पढ़ोगे तो कई महीने लग जाए, राइट ना। तो इसलिए बुक प्रिफर नहीं करना, बुक तो वहां प्रिफर करना जहाँ बहुत सारी चीजें कहीं से अगर फंस रहे हो वहां पे उठा ले, अदरवाइज तो ठीक। हाँ, सिलेक्शन हो जाए, अगर और ज्यादा इस पे रिसर्च करना है तो बुक पढ़ना तो पढ़ना ही है इन फ्यूचर, राइट ना। तो थर्मोडायनेमिक को हम दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, राइट ना। तो पहले बिल्कुल बेसिक से आता हूँ मैं। थर्म का मतलब क्या होता है डियर? थर्म। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बेटा, बताना जरा। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। मतलब किसकी स्टडी करते हैं? मतलब टू स्टडी द मोशन ऑफ ए हीट, राइट ना। टू स्टडी द मोशन ऑफ ए हीट, टू स्टडी द मोशन ऑफ ए हीट in a system, in a system is known as, is known as what? Thermodynamics, राइट ना। किसी सिस्टम के अंदर हीट के मोशन की हम स्टडी करते हैं, किसमें? थर्मोडायनेमिक्स, राइट ना। इसमें एक वर्ड आ रहा है डियर, इसमें एक वर्ड आ रहा है, उस वर्ड का नाम है सिस्टम। दिख रहा है आप? तो सिस्टम से किसे, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? पहले तो अब सिस्टम की बात करें, राइट ना। तो सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा तो देखना जरा, यहाँ पे मैं एक यूनिवर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ ऑन द बोर्ड। यूनिवर्स को हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, बट ठीक है, मैंने कर लिया, राइट ना। और यूनिवर्स का वो ऑब्जेक्ट जिसकी हमें स्टडी करना है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यू नो दिस थिंग, राइट ना। मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, यूनिवर्स का वो ऑब्जेक्ट जिसकी हमको स्टडी करना है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। जो रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? और जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो ये करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। और सिस्टम प्लस के सराउंडिंग को क्या मिलकर के क्या बोलते हो हम? राइट ना। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, राइट ना। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स का एक पार्ट है ना सिस्टम। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर और थर्मोडायनेमिक स्टडी इज नोन एज व्हाट? सिस्टम। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम हेडिंग डाल। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर और
thermodynamic study under a thermodynamic study is known as what? Is known as what? System, right ना? चलिए थर्मोडायनेमिक का एक और डेफिनेशन देते हैं, राइट ना? और सिस्टम के बारे में आपको पता है, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, सिस्टम अभी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, राइट ना? और इनको ही ध्यान में रखते हुए 3 और तरीके के सिस्टम को जनरेट किया था आपने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। कौन कौन से? माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। आपने देखा था कि इनमें से माइक्रो कैनोनिकल किस पे बेस्ड था, थर्मो और कैनोनिकल किस सिस्टम पे बेस्ड था, और ग्रैंड कैनोनिकल किस पे बेस्ड था? ओपन सिस्टम पे बेस्ड था, राइट? बात समझ में आ रही है क्या? तीन ही सब सिस्टम को ध्यान में रखते हुए जो स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक है, 3 और सिस्टम्स की बात आपने ऑलरेडी कर चुके हो, राइट? क्लियर ना? अब देखना जरा यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखना जरा, जैसे ही अगर मेरे सिस्टम की बात आएगी ना, सिस्टम की बात आएगी थर्मोडायनेमिक में, तो मेरे आपके दिलो दिमाग में एक बात तो जरूर आएगी, तो इस तरीके का पिक्चर जरूर बनेगा। कैसा पिक्चर जी? कि इसके अंदर एक ये वेसल है, राइट ना? ये कैसा भाई? ये वेसल है, ठीक है? वेसल के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स भरा होगा। डजन मैटर ये रियल है या आइडियल है, जो डजन मैटर आप, राइट ना? ठीक है, अब देखिएगा जरा, इसको हमने हिट दिया, हिट सप्लाई किया इसको, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स हिट को लेगा, राइट ना? ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हिट लेगा, कोई एक गैस मॉलिक्यूल्स को मैंने कैच कर लिया, ये वाला गैस मॉलिक्यूल, ये हिट लेगा तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। पहले इस स्टेट में है, अब मान लो ये कहाँ पे आ गया? इस स्टेट में, राइट ना? तो अब मुझे एक बात बताना जरा, ये गैस मॉलिक्यूल अपने स्टेट को चेंज कर, बात समझ में आ रही है? तो एक डिफिनेशन यहाँ से और दे सकते हैं क्या? चेंज ऑफ स्टेट, राइट ना? चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू हीट इज नोन एज व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोल तो दो भाई। चेंज ऑफ स्टेट ड्यू टू हीट, it is known as what? Is known as change of state due to heat is known as what? Thermodynamics। बातें समझ में आ गई? इन थर्मोडायनेमिक एक थोड़ा सा और मैं इसका और डेफिनेशन दे दूं, यहाँ पे मैं एरो दे करके लिखता हूँ। इन थर्मोडायनेमिक वी स्टडी थ्री इज। किसकी स्टडी करते हैं जी? थ्री इज। थ्री इज का मतलब जानते हो? इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी, नाम तो सुना होगा ना? इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी, एनर्जी, इंट्रोपी, पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक ना, मैक्स टू मैक्स थर्मोडायनेमिक इसी के अंतर्गत, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कहां से? अच्छा, कितने लॉज होते हैं? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ में क्या होता है? इक्विलिब्रियम को हम बताते हैं, राइट ना? और एनर्जी, एनर्जी जो सेकेंड और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड लॉ ये बोलता है कि एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जीरो होगा, राइट ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो इस तरीके से
हम बेसिकली पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक किसके इर्द गिर्द घूमता रहता है जी, थ्री इज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अरे बोलो हाँ या क्लियर है जी। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जीरोथ लॉ के थ्रू आया। एनर्जी का कंसेप्ट की एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अभी मैं बताऊंगा अभी। इंट्रोपी का कंसेप्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे सिस्टम की इंट्रोपी क्या होती, बिकम जीरो। तो कहीं ना कहीं इसी की तो बात हो रही है पूरे के पूरे लॉ में। बातें समझ में आ रही है। तो बेसिकली मैंने यही बोला कि इन थर्मोडायनेमिक्स टू बी स्टडीज थ्री इज का मतलब एनर्जी, इक्विलिब्रियम और एंट्रोपी की बात है, राइट ना। चलें आगे। अब देखिएगा थर्मोडायनेमिक अप्रोच के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर से ठीक है लिख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक दो अप्रोच से हम थर्मोडायनेमिक को डील करेंगे। एक क्लासिकल अप्रोच और एक माइक्रोस्कोप। इस अप्रोच के बारे में ऑलरेडी आपने डिस्कस कर, जहां पे हम स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक की बात, राइट ना। बातें समझ में आ रही। यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं, देखो क्लासिकल अप्रोच में क्या होगा, क्लासिकल अप्रोच में क्या होगा कि एक सिस्टम होगा। बेसिकली हम सिस्टम की स्टडी करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे एक सिस्टम होगा, सिस्टम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरे होंगे, और इस सिस्टम को हम क्या कर पाते हैं, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा होगा, इस पे हीट सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग सिस्टम का एक्सचेंज हो रहा होगा। बातें समझ में आ रही है? तो आप देख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, पा रहे हो ना। तो जिसको आप देख पाओगे, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम देख पा रहे हैं, उसको हम क्लासिकल बोलेंगे या क्वांटम बोलेंगे, क्लासिकल। तो यहाँ पे इस सिस्टम की स्टडी करते हैं। बेसिकली अगर हम इस सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो बोलते हैं कि इसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, राइट ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, किसकी किसकी, इस सिस्टम की। बातें समझ में आ रही है ना। या इससे हीट रिलीज करते हैं तो सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, किसकी, इस सिस्टम की। बातें समझ, और इस सिस्टम को हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम बात करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे सिस्टम किसको बोलते हो डियर, सिस्टम किसको बोलते हो, अरे बता तो दो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। देखना जरा, यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट ना, यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, इस गैस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हो, एक एक गैस मॉलिक्यूल को सिस्टम का नाम, किसका नाम देते हैं जी, सिस्टम का। और इस गैस मॉलिक्यूल को आप देख पाते हो क्या, नहीं देख पाते हो। इस सिस्टम को तो यहाँ पे सिस्टम को देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे। तो इसलिए इसको हम कौन सा अप्रोच के थ्रू हम डील करें, माइक्रोस्कोपी का अप्रोच, राइट ना। और यहाँ पे हमें एक दो पार्टिकल्स की बात, यहाँ पे तो एक सिस्टम, एक पूरा एक सिस्टम बोल लिया आपने, राइट ना। लेकिन इसमें एक एक पार्टिकल को एक एक सिस्टम का नाम देते हो। तो अब देखना जरा, यहाँ पे एक दो पार्टिकल तो होता नहीं है डियर, बताना 10 के पावर 23 के ऑर्डर्स के पार्टिकल्स होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर के पार्टिकल्स होते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। तो आपने देखा होगा, या जब स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स आपने देखा पढ़ा है, तो वहां पे मैंने बताया है कि इसकी अगर बल्क मटेरियल की जो हम डिफाइन करते हैं, एक एवरेज वैल्यू डिफाइन करते हैं। जो भी आपने देखा था ना कि एनर्जी डिफाइन कर रहे थे तो हम एवरेज एनर्जी, राइट ना, या हम इंट्रोपी तो एवरेज इंट्रोपी, केमिकल पोटेंशियल तो एवरेज केमिकल पोटेंशियल, गिव्स फ्री एनर्जी तो एवरेज गिव्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एवरेज, सारी की सारी पार्टीशन फंक्शंस निकाल करके हमने एवरेज वैल्यू, बल्क मटेरियल की एक एवरेज वैल्यू डिफाइन, अरे बोलो हाँ या ना, अरे डिफाइन कर रहे थे ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी बल्क मटेरियल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है। और यहाँ पे
सिस्टम तो सिस्टम हमारा दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्लासिकल अप्रोच का नाम देते हैं और इसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का। ठीक है, चलें आगे। तो हम ये सब अप्रोच की बात कहाँ पे करते हैं? स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। कहाँ पे करते हैं जी? स्टेटिस्टिकल अभी हमारी जो बातें होगी कौन सी थर्मोडायनेमिक्स में बातें होगी? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब क्लासिकल अप्रोच कहाँ पे करेंगे भाई? क्लासिकल, जो भी व्यू देखेंगे क्लासिकल व्यू देखेंगे। क्लासिकल। अरे बोलो हाँ या ना। चलें क्या? अरे आगे चलें क्या? यस चलिए, सर। चलिएगा। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कौन कौन से? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर अजी क्या होता है? जैसे स्टेटिस्टिकल पैरामीटर क्या था, याद होगा आपको? स्टेटिस्टिकल एनईवी था ना। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्या होगा? प्रेशर होगा। क्या क्या होगा डियर? प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या क्या? टेम्परेचर को, टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, राइट ना? तो दीज आर द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। मतलब पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा? इन्हीं चार पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। बातें समझ में आ गई क्या? और अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है डियर बताइए जरा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो कितने प्रोसेस होगा भाई? आइसोबेरिक प्रोसेस, सेकेंड वन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट ना? एडियाबेटिक प्रोसेस। और इसके अलावा और भी प्रोसेस, इसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया तो कुछ और प्रोसेस निकल कर आया जिसको हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से। इन सारे प्रोसेस को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस से भी हम डील कर सकते हैं, करेंगे, राइट ना? तो फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ इनका कौन सा भाई? रिवर्सिबल प्रोसेस, और सेकेंड वन बात करोगे, कई जगह इसके बारे में बात करोगे कि इनकेस आप रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज एंट्रोपी क्या होती है, इरिवर्सिबल में क्या होती है। कर्नॉट हीट इंजन की बात करोगे तो उस हीट इंजन को रिवर्सिबल हीट इंजन के नाम से भी जानते हो, राइट ना? तो सारी बातें करोगे, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल रिवर्सिबल में क्या होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने इनिशियल स्टेट को रिगेन कर लेते
चलें आगे, आगे मूव करें क्या? चलें आगे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में भी हम डिटेल में भी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा, राइट ना? अभी तो ये बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या इसमें हम डील करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हेडिंग डाल लो। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, वो प्रॉपर्टी जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पर डिपेंड करता हूँ, राइट ना? इन आइए कौन कौन सी है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर दो। Thermodynamic properties are those which tells us about the tell us about the nature of the system, right ना? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वो है जो किसी सिस्टम के नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डेंसिटी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी, राइट ना? ठीक है। तो तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को भी हम दो पार्ट में, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। थर्मोडायनेमिक दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से पता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंस, राइट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और और एक्सटेंसिव और इंटेंस, राइट? चलें अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? देखो, इसके इस वर्ड के पहले आई एन लगा हुआ है, इन, राइट ना? तो इसी से हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं किसे? जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास या मैटर। बातें समझ में आ रही है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो जस्ट उसका अपोजिट, जो मास पे डिपेंड करे, डिपेंडेंट ऑन मास हो, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे बोलो हाँ या ना? तो पता तो चल गया होगा। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन
known as intensive. हाँ, इंडिपेंडेंट मास ना, हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इंडिपेंडेंट ऑन मास इज नोन एज व्हाट? और those properties which is dependent on is known as what? Extensive. राइट ना? एग्जाम्पल की बात करिए, जैसे ये इसमें से जो आपने लिया था ना, इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव होगा, कौन सा इंटेंसिव होगा? यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे डेंसिटी मास पे डिपेंडेंट है। हुँ? अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर गैस मॉलिक्यूल, अच्छा मान लो ये है, राइट, ये हमने कुछ लिया, सिस्टम लिया, तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल है थोड़े कि यहाँ पे नहीं आएगा, हर जगह पे फैलेगा सिमेट्रिकली। अरे बोलो हाँ। अगर मास को, अगर डेंसिटी आपने मास पर डिपेंडेंसी वो आपने बोला, थोड़ी देर थोड़ा समझते हैं इसको। मान लो डेंसिटी क्या होती है? पहले टोटल मास एम है, m/2 कर लें या m/3 कर लें, इसका मास जो कर ले, पहले का थर्ड कर, कितना कर लें जी? तो वॉल्यूम भी तो v/3 हो जाएगा, तो m/3 v/3 वही आ गया से। अगर वॉल्यूम को, पहले वॉल्यूम भी है, तो अब आधा से आधा आधा, ये तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी मास हाफ हो जाएगा इस, राइट ना? तो v/2 हो जाएगा, राइट ना? तो अब देखना जरा ये क्या हो जाएगा, m/2 अपॉन v/2। बातें समझ में आ रही? तो ये डेंसिटी मास पर डिपेंड कर रही है, कर रही है। यहाँ पर भी मास को आधा कर दिया तो भी m/v आ रहा है, यहाँ पर मास को आधा कर दिया तो m/v आ रहा है, मास को हाफ 1/3 कर दिया तो भी। देखो एक चीज चीज ध्यान रखना जरा, अगर डेंसिटी यहाँ पे, ये डेंसिटी मास पे कब डिपेंड करेगी, जब इसके वॉल्यूम को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर, राइट ना? अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करते जाएं, वॉल्यूम को जिस ये रूम है, राइट ना, इस रूम को हम कांस्टेंट कर दें और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंट्रोड्यूस करते जाए, तो पर पार्टिकल डेंसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी ना? अगर मान लो, अगर हम इसको, इसमें पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करते रहे और वॉल्यूम को कांस्टेंट ना रखे, वॉल्यूम भी उसी की रिस्पेक्ट में बढ़ता रहे या घटता रहे, राइट ना?
तो उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या डेंसिटी के ऊपर? नहीं ना। तो हम तब इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तब बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द गैस राइट ना इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी व्हेन वॉल्यूम इज द कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट पे डिपेंड करेगी। अदरवाइज अगर डेंसिटी अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट तो क्या होगा? वो एक्सटेंसिव होगी इंटेंसिव होगी? इंटेंसिव। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में ये एक्सटेंसिव कब होगी? डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कौन कौन सा? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का अभी हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट हमने देखा नहीं राइट ना। लेकिन आपके दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी अगर हम 1 kg वाटर को राइट ना सपोज करना, जरा एक थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश करूँ आपको। सपोज करना आप 1 kg वाटर, यहाँ पे 1 kg वाटर और यहाँ पे 2 kg राइट ना। दोनों को मान लो कितना 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना। दोनों को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म। तो किसमें हीट कैपेसिटी ज्यादा हो? इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसी को तो हीट कैपेसिटी बोलेंगे ना। बोलो हाँ या ना। किसमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 2 kg। बात समझ में आ रही है ना। इसमें कम हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये जो हीट की जो सिस्टम जो की कैपेसिटी है राइट ना किस पे डिपेंड कर रही है? इसके अमाउंट पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर राइट ना। हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे अमाउंट पे डिपेंड कर। बातें समझ में आ रही है? तो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट। घर में एक लोगों की चाय बनानी हो और घर में पूरे घर भर के लोगों की चाय बनानी हो, बातें समझ में आ रही है ना। तो किस में ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी? जिसमें सबके लिए, क्योंकि ज्यादा उसमें अमाउंट डालोगे, ज्यादा उसमें पानी डालोगे, दूध डालोगे, चाय पत्ती डालोगे राइट ना, चीनी डालोगे। बनाते हो नहीं बनाते हो? बनाते हो ना चाय। एक अच्छी चाय अगर बनाना है राइट ना तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करना चाहिए? बनाते तो हो चाय, बचपन से बना रहे हो ना। हा? हा? बस बॉयल कर दिया, देख लिया हाँ बॉयल हो गया, चलो छानो उसको। हाँ तो अच्छे से बॉयल तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक? हाँ बॉयल अच्छा से आना चाहिए राइट ना। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए कि सारी चीजें पक जाए अच्छे से? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अरे पूरा तो उड़ जाएगा वो तो पानी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉयल हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा? स्टेट में चेंजिंग होना शुरू हो जाता है, फेज ट्रांजिशन होना शुरू हो जाता है। चाय पीना चाहते हो या सिर्फ चीनी पीना चाहते हो उसमें? चाय 100 डिग्री से या फिर चाय पत्ती। हाँ अरे बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो पूरा वो तो स्टेट में चेंजिंग होना शुरू हो जाता है लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे राइट ना। 70 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर है? इस पे आप अच्छी चाय पी सकते हो। ऐसा नहीं जाना जाना बाहर तो बोलना 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना और तुम मुझे देना। हाँ तो भगा देगा। हाँ बोलेगा हाँ। चले आगे आगे मूव करें क्या? क्लियर है ना? ये बोलो हाँ या ना। ओके। तो हमारी बातें चल रही थी
तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी एग्जांपल में यहाँ पे हीट कैपेसिटी, ये क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को शो करेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, अच्छा अगर एक ग्लास वाटर लेना, कितने ग्लास, एक ग्लास वाटर लें, तो उसको अगर हम बॉयल करेंगे तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट ना। बॉयल इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं हाफ ग्लास ले लूं तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट अमाउंट पे डिपेंड करता है क्या, वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। जो प्रॉपर्टीज इसमें से जो प्रॉपर्टीज मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता हो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के नाम। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट भी कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्रीज भी कितने होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, राइट ना। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ये नाम सुना होगा इसमें, एक मैंने और एग्जांपल में लिखा था स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट बताना जरा। हाँ, स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करता है, वो भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, राइट ना। जब हम पढ़ेंगे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, पढ़ा है ना बचपन में आपने, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक हीट। हम बातें करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट, यूनिट मास होता है सर। हाँ यूनिट मास का टेम्परेचर टेम्परेचर वन वन डिग्री डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड इंक्रीज ठीक है करने के सर। लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। अगर मान लो अगर मैं एक 1 ग्राम मैंने ये ले लिया यूनिट मास का, राइट ना, वाटर ले लिया और 1 ग्राम हमने मिल्क ले लिया, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है, तो दोनों अलग अलग मटेरियल है ना, दोनों में सेम अमाउंट हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या अलग अलग अलग, राइट ना। तो ये किस पर डिपेंड कर गई, अमाउंट नहीं, अमाउंट पे नहीं यार, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। दोनों का अमाउंट फिक्स कर लिया और दोनों का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही इंक्रीज करना है। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक हीट। अरे बोलो हाँ या ना। तो दोनों को अमाउंट तो फिक्स कर लिया 1 ग्राम, टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही इंक्रीज करना है। मेरी बातें समझ में आ रही है ना, लेकिन दोनों में अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको इसी को तो हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, राइट ना। स्पेसिफिक हीट क्या किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज। बोलो हाँ या ना। तो स्पेसिफिक हीट किस पे आएगी भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या एक्सटेंसिव में, इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके, राइट ना। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलें आगे, आगे मूव करें क्या, थर्मोडायनेमिक फंक्शन हेडिंग डाल लो, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। दोज फंक्शन इफ एनी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी is the function of thermodynamic variable is the function of thermodynamic
function of thermodynamic variable is called thermodynamic function. Thermodynamic functions, right? तो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को हम दो पार्ट में कैरेक्टराइज करते हैं, एक स्टेट फंक्शन और एक पाथ, राइट ना? थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन स्टेट फंक्शन और पाथ। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं? दोज फंक्शन which depends on initial and final state of the system, those functions which is depends upon initial, which depends on initial and final state of system, right? और which is depends upon depends path of the is known as path, right ना? जैसे पहले जैसे अगर पानी को गर्म करते पानी को गर्म करते तो पहले कुछ उसका टेम्परेचर होगा, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको गर्म करते जाते हो, गर्म करते जाते हो, फिर जब उसको गर्म करना बंद करते हो तो उसका टेम्परेचर कुछ होगा और obvious सी बात है। तो आपने क्या देखा कि कितना चेंज हो गया, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ। तो टेम्परेचर में जो चेंजेस देखते हो तो क्या देखते हो कि बीच के जो पानी गर्म हो रहा होगा तो हर पॉइंट पर टेम्परेचर को आप चेक करते होंगे क्या? नहीं, आपने क्या देखा, इनिशियल चेक कर लिया और फाइनल चेक, राइट ना? इनिशियल और फाइनल स्टेट जो सिस्टम का जो स्टेट होगा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर आपने चेक किया और काउंट कर लिया कि इसमें कितना चेंजिंग हो गया। उसी तरह से वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा होगा, राइट ना? अगर सिस्टम को हीट देते हैं तो वो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, राइट ना? जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है पहले कुछ वॉल्यूम हो रहा होगा, बाद में कुछ और वॉल्यूम आ गया, राइट ना? तो कितना वॉल्यूम में चेंजिंग आ गया, तो क्या देखते हो कि बीच में कितना चेंज हो रहा है, ये तो नहीं देखा ना आपने, इनिशियल और फाइनल देख, राइट ना? तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन, राइट ना? तो जैसे आप मैं बात करूं कि कौन कौन से, जैसे टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ, प्रेशर हुआ, दीज आर द स्टेट फंक्शन, राइट ना?
अगर 5 फंक्शन की बात करें तो 2 ही ऐसी क्वांटिटी है जो पाथ पे डिपेंड करती है। 2 ही ऐसी क्वांटिटी है जो पाथ पे डिपेंड करती है। कौन-कौन सी क्वांटिटी? एक तो वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन का नाम सुना है? वर्क द वर्क किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे। वर्क द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, यू नो दिस, राइट ना? तो अब जैसे मान लो, सपोज करना जरा, इंस्टीट्यूट पे आना, इस इंस्टीट्यूट पे आना, तो अपने रूम से निकले आप, आना कहाँ पे आपको? इंस्टीट्यूट पे। तो आप रूम से निकले, आप फिर वो हौस पास होते हुए, आईआईटी होते हुए फिर आए, यहीं पे आ गए, तो एक अलग अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट ना? या आप डायरेक्ट वहां से रूम से निकले या फिर आप यहाँ आए, तो एक अलग अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या, राइट ना? तो पहले वाले में ज्यादा एनर्जी बर्न हुई होगी, मतलब ज्यादा अमाउंट, ज्यादा वर्क डन क्या होगा? अरे बोलो आए। दूसरे वाले में जो शॉर्ट आ गए, शॉर्टकट तरीके से डायरेक्ट आप आ गए कहीं घुमान, तो दूसरे वाले में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी हो, मतलब कम वर्क डन आपने किया हो। मतलब क्या? मतलब क्या? किस पे डिपेंड करते हैं वर्क डन? किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ यार। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ फंक्शन। वर्क डन कौन सा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन। ठीक है। या मान लो सुबह सुबह उठे और मान लो थोड़ा तबीयत खराब है, फीवर आ रहा है, सपोज, तो मम्मी ने बोला भाई पहले डिस्पेंसरी जाना, वहां से दवा मेडिसिन लेना, खाना, फिर आना, राइट ना? इंस्टीट्यूट जाना। या सुबह सुबह पेपर है मान लो, मम्मी ने बोला भाई बोले मंदिर चले जाना, हाँ, वहाँ मत्था टेकना फिर जाना। बात समझ में आ रही है ना? तो दोनों में अलग अलग हिट की वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ी कि नहीं? क्योंकि दोनों में अलग अलग आपने ट्रेवल किया, तो अलग अलग हिट की वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ी, अलग अलग एनर्जी कंज्यूम हुई। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? बेसिकली कहने का मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। सो वर्क डन इज द पाथ फंक्शन, राइट ना? तो एग्जांपल में वर्क, अगर मैं हिट की बात करूं, हिट, हिट की बात, अगर दो मटेरियल के, अलग अलग मटेरियल की, मैंने ये दो रॉड ही ले लिया, मान लो, दोनों में हिट का फ्लो करा रहे हैं, राइट ना? तो क्या दोनों में सेम हिट का फ्लो होगा क्या? मटेरियल तो अलग है, रास्ता तो अलग अलग है ना, इसका रास्ता तो अलग अलग है। बातें समझ में आ रही है ना? तो हिट का फ्लो किस पे डिपेंड करेगा? इससे इनके रास्ते पे, पाथ पे डिपेंड करेगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो हीट भी जो होगी, सेकेंड वन हीट, दो ही ऐसी क्वांटिटी है, हीट दो ही ऐसी क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड करती है रिया? पाथ पे। इसके अलावा सारी के सारी क्वांटिटी याद रखना किस पे डिपेंड करती है, वो कौन सा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन। अरे मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे बोल दो हाँ या ना, चलो यस आगे सर। आगे मूव करें क्या? यस सर। ओके, हेडिंग डाल लो, आइडियल गैस। अभी छोटी छोटी मैं बातें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो, राइट ना? आइडियल गैस, आइडियल गैस का नाम सुना है क्या? आइडियल गैस, सुना सुना सा लग रहा है, कोई बात नहीं। आइडियल गैस, आइडियल गैस को कहाँ पे रखोगे? किसी सिस्टम में ही रखोगे। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोल तो दो हाँ या ना। बना लिया सिस्टम, सिस्टम की बात आएगी तो हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी, कौन सी बात है? यही बात आएगी। एक वेसल होगा, उसके अंदर ऊपर पिस्टन लगा होगा, राइट ना? तो आइडियल गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? आइडियल गैस में क्या करते हैं, इसकी नो इंट्रैक्शन, यहाँ पे एक दो पार्टिकल्स नहीं होता है ना, ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल की प्रॉब्लम को डील कर रहे हो ना, 10 के पावर 23 के ऑर्डर के पार्टिकल्स होते हैं। और यहाँ पे हमने ये जंक्शन लेकर के चलते हैं कि यहाँ पे, अच्छा ये जो मोलिकुल्स है इसके अंदर, इसको कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्वायर करेगा नहीं करेगा? करेगा, राइट ना? कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्वायर करेगा। तो हम ये मान कर, आइडियली हम ये मान करके चलते हैं कि इनका, इनके कंपेरिजन में, इनके इस जो वेसल है ना, इस वेसल के कंपेरिजन में इसके वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। बट इन रियलिस्टिक,
बट इन रियलिस्टिक ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्वायर करेगा। ये हम आइडियली मानकर चलेंगे कि कोई वॉल्यूम नहीं है इनके कंपेरिजन में, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, जीरो मान करके, राइट ना। तो आइडियल गैस में इसके वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। अच्छा बोलो, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 10 के पावर 23 के ऑर्डर के पार्टिकल्स है, क्या ये आपस में इंटरेक्शन होना पॉसिबल है या नहीं? होगा, नहीं होगा? होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें आपस में इंटरेक्शन ना हो। अगर इस दरवाजे से सारे सारे लोगों को मैंने एक बार बोल दूं, राइट ना, मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों को एक बार इस दरवाजे से निकालना शुरू करूं, मैं बोलूं कि दरवाजे से निकल जाओ, तो एक ही साथ निकलो, ये पॉसिबल है क्या कि आपस में उनका इंटरेक्शन ना हो, राइट ना? अगर ये एजम्पशन ले ले कि नहीं होगा, तो ये आइडियली पॉसिबल होगा ना, राइट ना? तो हम इन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा वो हम नेग्लिजिबल मान। अजी जब इंटरेक्शन ही नहीं, अच्छा ड्यू टू इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, राइट ना? इंटरेक्शन होता है, जब मैं यहाँ मेरा इंटरेक्शन अर्थ के साथ हो रहा है, मैं रेस्ट में हूँ, तो मेरे पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं, आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, राइट ना? तो इन केस ऑफ आइडियल गैस हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, डिसगार्ड करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं जी, डिसगार्ड करते हैं। इफ सिस्टम इज टेकन म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स, क्या होता है भाई, दैट इज एफ की वैल्यू क्या होगी, होगी क्या, और एफ इजिकल टू माइनस के डेल भी होता है, नाम तो सुना ही होगा ना। तो भी इजिकल टू क्या हो जाए, एफ डी एफ, एफ की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैथमेटिकली भी आपने प्रूव कर, मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। इन केस ऑफ आइडियल गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी, चले आगे आगे मूव करें, पोटेंशियल एनर्जी विल बी किस केस में, आइडियल गैस के केस में, राइट ना। हेडिंग डाल लो, इंटरनल है, हेडिंग डालो जी आप, इंटरनल। बार बार ये इंटरनल एनर्जी आएगा, तो कहते किसे इंटरनल, इंटरनल एनर्जी कहते किसे, टोटल एनर्जी, कोई सिस्टम के पास जितनी टोटल एनर्जी स्टोर करता है, कोई सिस्टम जितनी एनर्जी स्टोर करता है, जितनी एनर्जी स्टोर करने का मतलब टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज नोन एज व्हाट, इंटरनल। तो आज के बाद एक बात ध्यान में रखना कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, बेसिकली टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या होता है डियर, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको अगर याद होगा कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में यू को ई से रिप्लेस कर रहा, यू को ई से रिप्लेस कर रहा, एन ई वी, एन ई वी ले रहा था ना, एन क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, वी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, और ई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट ना। तो हम यू क्या है यहाँ पे, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ना, इंटरनल एनर्जी तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यू को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, ई से रिप्लेस कर दिया। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो टोट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं दिया, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे यू से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, यहाँ पे लिख लो, तो बाय द सिस्टम इज नोन एज
total energy stored by the system is known as total energy stored by the system is known as internal energy. क्या बोलेंगे डियर? इंटरनल एनर्जी. In case of ideal gas, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी. ये होती है क्या? फॉर आइडियल गैस ई टोटल क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस के जीरो. तो ई टोटल आइडियल गैस के लिए टोटल किसके इक्वल होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना? और इंटरनल एनर्जी देखो एक ये भी रिलेशन होता है एफ यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन के बी. राइट ना? एन के बी टी या एनआरटी भी होता है. राइट ना? तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा भाई? टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी किसका पैरामीटर होता है? टेम्परेचर. तो इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर. राइट ना? तो इंटरनल एनर्जी की बात करें, एफ क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम की है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम डिफाइन भी करेंगे. राइट ना? लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे. राइट ना? अभी आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे लाग्रेंजियन की बात करते होंगे. लाग्रेंजियन में आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिफाइन करते होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करते होंगे ना. लेकिन वहाँ पे हम क्लासिकल व्यू देखते हैं ओनली एंड ओनली. वहाँ पे हम ये नहीं डिफाइन करते हैं कि लो टेम्परेचर पे कितना होगा, हाई टेम्परेचर पे कितना होगा. राइट ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम. और वहां पे हम ये भी टोटल मतलब एक मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक का डायरेक्ट आप बताते हो. 3 होती है, 5 होती है, 6 होती है. राइट ना? लेकिन उसमें भी हम देखेंगे, उसको भी हम थोड़ा सा ब्रेक मतलब और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे. उसमें भी हम देखेंगे कि जो 5 होती है डायटोमिक के लिए, उसमें रोटेशनल का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, वाइब्रेशनल का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग कितना उसका इन्वॉल्वमेंट होता है. राइट ना? जो 6 होता है, जो पॉलीएटॉमिक या हाँ पॉलीएटॉमिक के लिए जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आप पढ़ते हो, उसमें भी हम देखेंगे रोटेशनल में कितना होगा, रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, डायमेंशनल जो वाइब्रेशनल में डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा. राइट ना? तो अब इसमें भी हम देखेंगे लो टेम्परेचर पे कितना होगा, हाई टेम्परेचर पे कितना होगा. राइट ना? बातें समझ में आ रही? तो अगर मैं पूछ दूं कि अगर 5 तो होता है, राइट ना? अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो किसकी होती है? डायटोमिक के लिए. लेकिन उसमें से रोटेशनल को हम हटा दें, राइट ना, या ट्रांसलेशनल को हटा दें, या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिस्कार्ड करके चलें, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच जाएगा? तो अभी तो ये तो नहीं पता होगा ना. इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा तो हम फंस जाएंगे. बातें समझ में आ रही है ना? और पूछा भी हुआ है गेट आउट में, तो कई मरतबे इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं. तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात करेंगे. लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक. राइट ना? रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल के करस्पॉन्डिंग, इन सारे के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम. बोलो हाँ. तो उसके वो बात की बात है. अभी कुछ टाइम आएगा जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, वहां पे उसके बाद हम इन सारी चीजों के बारे में ठीक करेंगे. सर वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल होती है और 2 रोटेशनल होती है डायटोमिक के केस में. क्या जी? सर डायटोमिक के केस में 3 ट्रांसलेशनल होती है और 2 रोटेशनल होती है. हाँ, ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल. लेकिन हाँ, और लेकिन उसमें भी अगर मैं बात करूं कि आपका 3 और 2 तो होता है, लेकिन अगर ये लो टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे बताया आपने. अगर जी हाई सर. टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो चेंज हो जाएगा, 5 से ज्यादा हो जाएगी. राइट ना? अगर मैं मोनोएटॉमिक की बात, अगर मैं पॉलीएटॉमिक की बात करना शुरू कर दूं, तो वहां पे हाई टेम्परेचर पे चेंज होता जाएगा. ये 3, 5, 6 आपने लो टेम्परेचर पे ही पढ़ा है. हाई टेम्परेचर पे वो चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, ये बात की बात है. राइट ना? अभी इस पे अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब हम स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वहां पे हम खुद ब खुद डिस्कशन करेंगे यहाँ पे. ठीक है, चलें आगे, आगे मूव करें क्या? यस सर. राइट ना?
मान लो तो यहाँ पे जो हमारी बातें चल रही थी अभी, क्या किसके बारे में बातें चल रही थी, हाँ काइनेटिक एनर्जी। तो कितने तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, कितने तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, जितने तरीके का मोशन होगा। तो कौन सा मोशन आपने पढ़ा है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो वाइब्रेशनल के करस्पॉन्डिंग कौन सी काइनेटिक एनर्जी आती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग रोटेशनल, ट्रांसलेशनल के करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल। सम ऑफ द ऑल काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज व्हाट, इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ व्हाट, आइडियल गैस, राइट ना। सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इन फॉर आइडियल गैस is known as internal energy. Is known as what, internal, right now is known as what, internal। मान लो ये कोई इधर P लिखा दिया और इधर B दिखा दिया। मान लिया कोई एक प्रोसेस ये एक्सिक्यूट हो रहा है, डजंट मैटर कौन सा प्रोसेस है, अभी प्रोसेस के बारे में तभी बात ही नहीं किया हम लोगों ने, राइट ना। डजंट मैटर कौन सा ये प्रोसेस है, ए और बी, मान लो ए से बी तक कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रहा है, राइट ना। डजंट मैटर आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, एडियाबेटिक, क्लियर है ना। लेकिन कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रहा है, राइट। तो वर्क डन कैसे डिफाइन करते हो, आप बचपन से ही वर्क डन डिफाइन कर रहे हो। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होते हैं क्या, इनटू इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर इनटू ए इनटू एरिया इनटू एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूँ, एक स्ट्रिप ले रहा हूँ, राइट ना। क्लियर है क्या, यहाँ से यहाँ तक ये भी दिखाया ना, तो इधर डी भी हो, ये बोलो है। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स, ये तो स्मॉल वॉल्यूम हमने दिखा रहे हैं ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम डीएक्स से रिप्रेजेंट किया, राइट ना। अरे बोलो हाँ यार। तो यहाँ पे एरिया में विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलता है, वॉल्यूम। तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पी और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा क्या, पी डी। तो राइट ना। तो ये वर्क डन एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल रहे हैं ना, तो वर्क डन भी क्या आएगा, एक स्मॉल ही आएगा। अरे बोलो हाँ यार। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा तो इसके टोटल वर्क डन के लिए इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट ना। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे, पीडीबी। और कहां से कहां तक, V1 से V2। तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा, इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ। तो ये भी, तो ये वर्क डन का अभी आपका फॉर्मूला निकला, राइट ना। तो आप एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, राइट ना। आइसोकोरिक और आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, ये सारी बातें जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे वहां पे हम देखें, राइट ना। क्लियर है ना। चलें क्या आगे, आगे मूव करें क्या, यस सर। थर्मोडायनेमिक, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, कौन कौन से लॉ है, लॉज ऑफ
लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितने तरह के लॉज है जी? पहला जीरोथ लॉ, क्योंकि फर्स्ट जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, राइट ना? क्योंकि फर्स्ट लॉ के बाद जो जीरोथ लॉ आया, जीरोथ लॉ का की बात हुई किसके बाद? फर्स्ट लॉ के बाद। लेकिन जीरोथ लॉ को सबसे पहले लिखते हैं, पता है क्यों? जीरोथ लॉ को सबसे पहले हम बात करें क्योंकि ये मोर फंडामेंटल कंसेप्ट देता है। कौन सा? जीरोथ। अच्छा, पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम किसके बारे में बात करेंगे? हीट के बारे में। बातें समझ में? हीट कंटेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर या हीट कंटेंट बढ़ेगा घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। बातें समझ में आ रही है? मतलब ये क्या देता है कि ये टेम्परेचर का कंसेप्ट जीरोथ लॉ के थ्रू आ, मोर फंडामेंटल कंसेप्ट देता है जीरोथ लॉ। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, राइट ना, बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब टेम्परेचर जो होगा सेम। तो अगर कोई आप पूछे कि ये जीरोथ लॉ किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो टेम्परेचर के कंसेप्ट पे बेस्ड है। बातें समझ में आ रही? ये बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कंसेप्ट किसके थ्रू निकल कर आया भाई? जीरोथ लॉ। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है? सेकेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर कोई पूछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? फर्स्ट लॉ बताना चाह, अपने डी क्यू इजिकल टू डी यू, ये मैं प्रूव भी करूंगा, राइट ना, नेक्स्ट वाले क्लास में। डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस के डी डब्ल्यू, नाम तो सुना ही होगा आप। ये डी क्यू क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है ना। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म। ये आपने डी यू इंटरनल एनर्जी है, और वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अभी कुछ देर पहले देखा सुना। तो ये जब क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, right now you know this thing, energy cannot be created nor be destroyed, convert one form to another form। तो एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व ही हो, राइट ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये जैसे फर्स्ट लॉ की बात करते हो और डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू की बात करते हो, राइट ना। तो एनर्जी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बातें समझ में आ रही है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस कंसेप्ट पे बेस्ड है डियर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे बोलो हाँ या ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक, सारा लॉज पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ भी पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ, अभी छोटे छोटे बता रहा हूँ कि ये किस किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, राइट ना, एक आइडिया, मोटा मोटी आइडिया लग जाए आपको। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी, राइट ना। इंट्रोपी का कंसेप्ट कहां से निकल कर आया भाई? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, राइट ना। और फोर्थ वन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, राइट ना। अरे बोल दो हाँ या ना। क्या होगा? अभी बोला था ना, entropy of the system become zero, entropy of the system become zero at absolute zero temperature, right ना। entropy of the system become zero at absolute zero temperature।
बातें समझ में आई जी? क्लियर है ना? क्लियर आइडिया? तो इस तरीके से अभी छोटी-छोटी बातें जो बार-बार यूज़ होगा, राइट, थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है? तो हमने बातें किया, नेक्स्ट क्लास से इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट क्लास में जहाँ से जो नेट में क्वेश्चंस आते हैं, गेट में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स में होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँ कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ द गैस की मैं बात करूंगा। तो वहाँ पे वो रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा तो क्यों होगा, वहाँ से वहाँ पे वो आइसोथर्मल प्रोसेस को होल्ड करेगा नहीं करेगा, राइट ना? ये सारी बातें कुछ की पॉइंट्स उस पे हम चर्चा करेंगे, उसके आगे फिर से नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, तो गाइस मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। वेलकम। हाँ, तो जो क्वांटम जो चल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, तो थोड़ा सा इसको खींच लूँ, इसको खत्म ही कर दूँ, राइट ना? क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, राइट ना? तो एक क्लास में लूंगा, अभी 2 से 3 क्लास लूंगा मैं किसके ऊपर, रैंडम वॉकर पे, राइट ना? उसको मैंने छोड़ा है, उस वहां से एक 3.5 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है, वो हर जगह से आ जाता है, राइट ना? लेकिन एक क्लास में लूंगा, एक क्लास नहीं, कम से कम 2 से 3 क्लास लूँगा, तो जाकर के उसपे मतलब उसपे आपको कमांड आएगा, होल्ड कर पाओगे। रीज़न ये है कि 3.5 मार्क्स में या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन मिलता है, कभी-कभी तो 2-2 क्वेश्चन भी आ गया था। लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इस बार इसमें भी इस वाले एग्ज़ाम में भी आया था, राइट ना? तो उसके अगर उसको अच्छे से पढ़ेंगे, थियरी के साथ-साथ जो जितने क्वेश्चन्स आए हैं, उस क्वेश्चन को भी हम रीड करेंगे, राइट ना? तो कम से कम 3 क्लास तो लग ही जाएगा। ठीक है? तो पहले इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, तो अभी वहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट है ना, राइट ना? उसमें भी ठीक-ठाक हो गया है आपका, राइट ना? तो लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, रिवीजन करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाते जाऊँ, आप लोग रिवीजन ना करो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है? हाँ, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक हो चुका है, उसको जितने असाइनमेंट्स उसको लगा जाओ। अब तो क्वेश्चन तो बनेंगे वहाँ वहाँ पे आपसे आपसे, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है। ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।